अध्ययन की हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम हिंदी भाषा की स्वनिम या वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति और भाषा के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में विस्तार से जान लिया है। बात करेंगे सबसे पहले हम हिंदी वर्णों की संख्या को लेकर, क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल बना है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। मित्रों, वैसे तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन अधिकतर परीक्षा में जो सवाल पूछा गया है वो या तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णों की संख्या 44 पूछी गई है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है, या फिर कभी कभी यह संख्या 46 भी पूछी जाती है, क्योंकि 44 तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्ण हैं ही, साथ में 2 अयोग व अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ने से ये संख्या 46 हो जाती है। तो एक्चुअल में हमें ये ध्यान रखना है, या तो कुल संख्या पूछी जाए तो हमें 52 बतानी है, नहीं ऑप्शन के अनुसार हमें जवाब देना है, या तो वह संख्या 46 होगी, और 46 नहीं होगी तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संख्या वो 44 होगी। अब हम हिंदी स्वरों के बारे में जानेंगे, और उनको स्वरों की संख्या तो सबको पता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन उन स्वरों के गुणों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हिंदी में जो स्वर हैं वो 11 हैं, लेकिन यहाँ स्वरों को हमें थोड़ा सा विस्तार से जानना है। इसमें नंबर 1 है कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चारित होती हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, तो ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। अगला नंबर है स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, सभी स्वर आक्षरिक होते हैं। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने इसके ऊपर बात कर ली है कि अगला नंबर है स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होते हैं, स्वर स्वराघात वहन करने की क्षमता से युक्त होते हैं, सभी स्वर घोष होते हैं, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, और मात्रा केवल स्वरों की होती है। तो मित्रों, यहाँ हमने देखा कि स्वरों के बारे में सवाल बनते हैं, तो इनमें सबसे पहले तो पहला पॉइंट याद रखना है जो महर्षि पतंजलि की परिभाषा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा। उसके बाद में हमें नंबर 3 विशेषकर ध्यान रखना है, जिसमें लिखा है कि सभी स्वर आक्षरित होते हैं, और नंबर 6 और 7 स्वर घोष और अल्पप्राण होते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तो मित्रों, स्वरों का जो वर्गीकरण है, हमने सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला स्वर है मूल स्वर। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति में किसी अन्य वर्ण का योगदान नहीं होता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इन मूल स्वरों को एकल स्वर भी कहा जाता है, और ये संख्या में 4 हैं, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगला नंबर है संधि स्वर। ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों के मिलने से हुआ हो, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वर की 2 उपभेद हैं, जिसमें पहला नंबर है दीर्घ स्वर। एक ही स्थान से उच्चारित 2 सवर्ण स्वरों के योग से बने स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे मित्रों, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। मित्रों, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर आप सुधार कर लेना, क्योंकि इनके बीच में आ प्लस आ के योग से बड़ा आ बनता है। ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी से मिलकर बड़ी ई बनती है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ।
इस प्रकार बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 दीर्घ स्वर हैं। री तथा री के योग से भी बड़ी री बनती है, ये भी दीर्घ स्वर है, लेकिन इसे स्वरों में, हिंदी के स्वरों में इन्हें नहीं गिना जाता है। हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में जो मूल दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या 3 है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है। अगला नंबर है संयुक्त स्वर। स्वर भिन्न भिन्न स्थान से उच्चरित 2 विजातीय स्वरों के योग से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जिसमें आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है और आ प्लस ई, इन 2 विजातीय स्वरों के मेल से ए का निर्माण हुआ है। देखा मित्रों, यहाँ पर हमें ये भी जानने को मिल रहा है कि आ का उच्चारण स्थान कौन सा है और ई का उच्चारण स्थान कौन सा है, और आ और ई 2 अलग अलग विजातीय स्वर हैं और उनके मेल से जो ए का निर्माण हुआ है वो कंठ तालु। इसी प्रकार आ कंठ ऊ तालु से ओ का निर्माण, जिसे कंठोष्ठ कहते हैं, और आ कंठ और एक कंठ तालु से आई कंठ तालु, और आ कंठ और ओ कंठोष्ठ से औ कंठोष्ठ का निर्माण हुआ है। तो देखा मित्रों कैसे अलग अलग स्वरों से मिलकर के नए स्वरों का निर्माण हो रहा है, जो इसमें ए, आई, ओ तथा औ, ये 4 स्वर संयुक्त स्वर हैं। आगे देखते हैं, इनमें भी ए तथा ओ को गुण स्वर और आई तथा औ को वृद्धि स्वर कहा जाता है। मित्रों, जब हम संधि प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर ए और औ को गुण स्वर में गिना जाता है और आई और औ को वृद्धि स्वर में। ठीक है मित्रों। अगला नंबर है मात्रा के आधार पर या उच्चारण समय के आधार पर। तो मित्रों इसके आधार पर भी हमने स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला स्वर है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगने वाले एकमात्रिक स्वरों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा री। इन 4 स्वरों को ह्रस्व स्वर, मूल स्वर अथवा एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों। अगला नंबर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगने वाले द्विमात्रिक स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है, जिसमें बड़ा आ। मित्रों यहाँ थोड़ी सी हमसे टाइप करने में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर ही आप सुधार कर लेना, जिसमें ये बड़ा आ है, बड़ी ई है और ये बड़ा ऊ है। ए, आई, ओ और औ, इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। मित्रों अगला नंबर है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगने वाले त्रिमात्रिक स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे ओम। तो मित्रों ओ को अधिक लंबा खींचने पर ओम बोला जाता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग हंसने में, रोने में या दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में तथा संगीत शास्त्र में स्वर सौंदर्य की अभिवृद्धि हेतु किया जाता है। तो मित्रों जैसे हम कई बार अपने मित्रों को बुलाते हैं, तो वहाँ पर जब किसी भी स्वर को या किसी मित्र को नाम से उच्चारण करते हैं, तो वहाँ पर जो ध्वनि उच्चरित होती है तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। ठीक है मित्रों। अगला नंबर है ओष्ठ आकृति के आधार पर। वो इस आधार पर हमने स्वरों को 2
भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है वर्तुलित या वृत्ताकार, जिसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ और ये आ जिस पर चंद्र बिंदु लगी है। मित्रों, इन स्वरों को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे जो ओष्ठ की आकृति हैगी वो वृत्त के समान गोल हो जाती है, इसलिए इन स्वरों को अब वर्तुलित या वृत्ताकार कहते हैं। दूसरा नंबर है अवर्तुलित या अवृत्ताकार, जिसमें बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ये आई। तो मित्रों, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो वहाँ पर हमारे जो ओष्ठ की आकृति हैगी तो वो वृत्त नहीं बनेगा उसमें। मित्रों, यहाँ पर एक स्वर और रह गया, छोटा आ। तो मित्रों, ये छोटा आ स्वर को ना तो वृत्ताकार स्वर में गिना जाता है और ना ही अवृत्ताकार में, क्योंकि ये स्वर है ये उदासीन है। ठीक है मित्रों। अगला नंबर है जिह्वा के भाग के आधार पर। तो जिह्वा के भाग के आधार पर भी स्वरों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला स्वर है अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्रस्वर में जो हमारे जीभ का आगे का हिस्सा है वहाँ से जो स्वर उच्चारित होते हैं उसमें छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और आई, जो कि संख्या में 5 हैं। मध्य स्वर में सिर्फ ह्रस्व आ या छोटा आ आता है, और पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और औ। और ये स्वर जो अंग्रेजी का स्वर है जिसपे आ पे चंद्र बिंदी लगी हैगी, तो इसे भी इसमें गिना जाता है, लेकिन संख्या पूछी जाए तो पश्च स्वर की संख्या है वो 5 है। ठीक है मित्रों। अगला नंबर है जिह्वा और तालु की स्थिति के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर। तो मित्रों, इस आधार पर भी हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, जिसमें पहला है संवृत, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा निवृत और चौथा है अर्धनिवृत। संवृत स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इस तरह से ये 5 हैं। मित्रों, यहाँ 4 नहीं है, ये 5 हैं। अर्धसंवृत में छोटी ए, छोटा ओ और छोटा आ ये स्वर आते हैं और इनकी संख्या 3 है। निवृत्त में बड़ा आ और अर्धनिवृत्त में आई और औ आते हैं। तो मित्रों, मुख खुलने के आधार पर भी स्वरों का विभाजन हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आगे जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों को हमने भी 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है सवर्ण या सजाती स्वर। इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री स्वर आते हैं, और इनकी जो संख्या है वो मित्रों कितनी है? 7 है। अगला नंबर था वो है असवर्ण या विजाती स्वर, जिसमें ए, आई, ओ और औ ये 4 स्वर आते हैं। अगला वर्गीकरण है वो है प्रकृति के आधार पर। तो मित्रों, प्रकृति के आधार पर हमने स्वरों को भी 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है अनुनासिक या निरनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक या अनुनुनासिक स्वर कहा जाता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इस तरह से ये 11 स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो हवा है वो हमारे नाक से नहीं निकलती है। ठीक है मित्रों, अगला नंबर है अनुनासिक या सानुनासिक। जिन स्वरों की उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक या सानुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। मित्रों, ये संख्या में 10 स्वर वर्ण हैं और इन वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, तो यह अनुनासिक या सानुनासिक स्वर बन जाता है। जैसे मित्रों हमने यहाँ पे लिखा आ, और मित्रों अगर हम इस आ पे चंद्रबिंदु लगा देंगे तो यह अनुनासिक या सानुनासिक स्वर बन जाता है। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आज की वीडियो में हमने स्वर की परिभाषा और स्वर के गुण कौन से हैं और स्वरों को कितने वर्गों में विभाजित किया है, इनके बारे में हमने विस्तार से जान लिया है। अब हम अगले वीडियो में व्यंजनों की परिभाषा और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो मित्रों आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।